वेलकम टू 12th क्लास। स्वागत है आपका। आज के टॉपिक ये इस टॉपिक का भी और इस चैप्टर का भी लास्ट वीडियो है। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही ज़्यादा डिमांड आती है। डिस्क्रिप्टिव तो इन्हीं वीडियोस में से निकल जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो मैं साथ साथ बना के डालता रहूँगा अलग से, लेकिन साथ साथ हमारी वो जो पढ़ाई है कि अगला जो चैप्टर है वो भी हम करते रहेंगे ताकि सिलेबस पीछे ना रह जाए, क्योंकि अगले महीने तक हमें ये ख़त्म कर देना है। तो देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज का टॉपिक अफगान क्राइसिस पार्ट 4। तो 12th क्लास मैंने आपको बताया था कि यूएसए और नॉर्दर्न अलायंस, उत्तरी जो गठबंधन था, जो अफगानिस्तान में दोस्तान और मसूद का ग्रुप या संगठन था, वो जीत जाता है दिसंबर 2001 में। लेकिन क्योंकि जो अफ़गानिस्तान था ये बेसिकली तालिबान का जो इलाका था, ये एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का अड्डा बन चुका था, इसलिए वहाँ यूएनओ एक डिप्लॉय करता है। यूएनओ कह लो, इसमें काफ़ी फोर्सेस अमेरिका की, नाटो की शामिल थी। तो यूएनओ डिप्लॉय करता है ISAF को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक बल को वहाँ डिप्लॉय या तैनात कर दिया जाता है, ताकि वहाँ पर फिर से आतंकवादी या अलकायदा फिर से ना पनप पाए, तालिबान फिर से ना उभर पाए, मर्ज ना हो पाए। हामिद करज़ाई जो राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, हामिद करज़ाई को अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति बनाया जाता है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की समाप्ति हो जाती है और एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन या निर्माण किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास, तालिबानी आतंकी छिप जाते हैं। देखो, ख़त्म तो हो ही नहीं सकते अफ़गानिस्तान में, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहाड़ियाँ, पर्वत, हिल, माउंटेन ऐसे ऐसे है कि उनमें आराम से छिप सकता है। अब कहाँ कहाँ तक ढूंढेंगे, वे छिप जाते हैं और छिप कर ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर वो अटैक करते रहते हैं और कुछ गांवों पर वो कब्जा भी कर लेते हैं, कंट्रोल भी बना लेते हैं। लेकिन 2011 में ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन बन के आया था और अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर के ज़रिए, इस ऑपरेशन को नाम दिया गया नेपच्यून स्पीयर। यूएसए ने पाकिस्तान के एबटाबाद क्षेत्र या एरिया में, जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था, पाकिस्तान में छिपा हुआ था। ये जो तालिबानी थे ना, ये भी अफ़गानिस्तान से बीच बीच में पाकिस्तान में ही जाके छुपते थे, क्योंकि पाकिस्तान भी एक सेफेस्ट प्लेस है आतंकवादियों के लिए और वो सपोर्ट भी करता है। तो एबटाबाद क्षेत्र में ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर चलाता है अमेरिका और ओसामा बिन लादेन को मार देता है। और ना केवल मारता है, बराक ओबामा जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो अपने वाइट हाउस में बैठकर, जो उनका राष्ट्रपति का घर है, वहाँ बैठकर लाइव देख रहे थे कि हाँ, वहाँ ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है। 2013 में मुल्ला उमर को भी मार दिया जाता है। तो अमेरिका की एक लंबी लड़ाई जो चली आ रही थी 2001 से 2011 और 13 में, वो दो मुख्य सरगनाओं को या हेड्स को, लीडर्स को मार देते हैं तालिबान के। अब बढ़ते हैं अफ़गानिस्तान में आगे। तो 12th क्लास, शायद ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से किसी ने भी ऑनलाइन नहीं बताया होगा, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट्स में CIA, जो उनकी स्पाई एजेंसी है जासूसी करने, उन्होंने ये बात क्लियर रिपोर्ट में लिखी थी कि तालिबान अमेरिका के युवाओं को, यूथ को बर्बाद करने के लिए एक नई टेक्निक, नई तरीके का इस्तेमाल करता है। बेसिकली अलकायदा आतंकवादी ये सोचते हैं कि भाई अगर अमेरिका को बर्बाद करना है तो उनकी युवा जनरेशन, यूथ जनरेशन को ख़राब किया जाए। इसके लिए वो एक तरीका अपनाते हैं, अफीम उगाने का काम ये छोटे छोटे गांवों में कर रहे थे। जो अफ़गानिस्तान के छोटे छोटे गांव जहां इन्होंने कब्जा करा हुआ था, और भी जहां जहां अलकायदा के आतंकवादियों के पास छोटी मोटी ज़मीन है या ठिकाने थे, वहाँ ये अफीम उगाते हैं। अफीम उगाकर यूएसओ में भेजना शुरू कर देते हैं, अमेरिका में स्मगलिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते, तो समुद्र के रास्ते अफीम स्मगलिंग शुरू करा देते हैं। उनका मकसद क्या था कि अमेरिका के युवाओं को, यूएसए के युवाओं को नशे की लत में डालकर
अमेरिका के युवाओं को या यूथ को बर्बाद कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि अमेरिका का यूथ ही खराब हो जाएगा, और जिस देश का, जिस कंट्री का यूथ या युवा नशे में पड़ जाए तो वो बहुत जल्दी उभर नहीं पाता। इसका एग्जाम्पल आप हमारे देश के पंजाब से भी ले सकते हैं। पंजाब, जो उड़ता पंजाब फिल्म आई थी, वो इसी बात पर आई थी कि वहाँ के युवाओं को नशे की लत लग रही थी ज़्यादा। तो ये एफर्ट भी तालिबान के आतंकियों के द्वारा या अलकायदा के द्वारा किया जाता है। हालांकि जैसे ही अमेरिका की एजेंसीज को ये पता चलता है तो वो इसके ऊपर बहुत सख्ताई करते हैं और धीरे धीरे इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं। ये पॉइंट वैसे किसी ने नहीं बताएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आपके काम आ सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो 12th क्लास 2014 तक अफगानिस्तान में मैंने आपको बताया था कि अलकायदा छुप जाता है, छुप कर अटैक करते रहते हैं। तो इस बीच लगातार अमेरिका की सेना और जो नाटो की सेना अफगानिस्तान में मौजूद थी, प्रेजेंट थी, उनके और तालिबान में लगातार स्ट्रगल चलता रहता है। लेकिन इस स्ट्रगल का नतीजा क्या होता है, संघर्ष या युद्ध का क्या होता है? 2400 सैनिक अमेरिका के, 1100 सैनिक या सोल्जर्स नाटो के मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? 43,000 सोल्जर्स, 43,000 सैनिक अफगान सेना के भी, क्योंकि जो उत्तरी गठबंधन की सरकार थी वो भी लड़ रही थी आतंकवादियों से, और तो और ये और सबसे बड़ी बात, 45,000 नागरिक, 45,000 सिटीजन, नॉर्मल सिटीजन जिनको जंग से कोई लेना देना नहीं, शांति से रहना, वो भी अफगानिस्तान में मारे जाते हैं। 13 साल के इतने बड़े संघर्ष में इतना बड़ा नुकसान होता है। और ये भी आंकड़े जो आए हैं, डाटा, हो सकता है कि रियलिटी या सच कुछ और भी हो, लेकिन इस कारण से धीरे धीरे स्लोली अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान के लोगों में अमेरिका की सेना जो मौजूद थी, उपस्थित थी, प्रेजेंट थी, उनकी प्रेजेंस के खिलाफ, अमेरिका की सेना की प्रेजेंस या उपस्थिति के खिलाफ एक विरोध, अपोज बढ़ने लग जाता है कि भाई इनकी वजह से लगातार संघर्ष है, स्ट्रगल चल रहा है, युद्ध चल रहा है, वॉर चल रही है, और इनको यहां से जाना चाहिए। और ये विरोध धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, स्लोली इंक्रीज होता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है अमेरिका की सेना की मौजूदगी या प्रेजेंस के खिलाफ। आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो 12th क्लास, यूएसए की धीरे धीरे अमेरिका की आलोचना शुरू हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हर जगह कहते हैं भाई अमेरिका की वजह से अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा किलिंग्स हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका, नाटो थोड़ा सा बैक स्टेप लेते हैं, सैनिकों को, सोल्जर्स को विड्रॉल करते हैं, वापस ले लेते हैं। लेकिन सारे नहीं, अमेरिका 14,000 सैनिक और नाटो अपने 17,000 सैनिकों या सोल्जर्स को वापस ले लेता है या विड्रॉल कर लेता है। लेकिन अभी भी काफ़ी सैनिक अफगानिस्तान में रुकते हैं, और अमेरिका इसका रीज़न देता है कि ये जो सैनिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में रोके हैं वो 2 कारणों से हैं। एक, इराक में जो अमेरिका की सेना मौजूद है, देखो पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका का कहीं ना कहीं इंटरफेयर या हस्तक्षेप है, तो इराक में जो सेना है यूएसए की, वो अफगान वाले सोल्जर्स जो रुक गए हैं यूएसए के, वो उनकी मदद करते रहेंगे। और दूसरी तरफ दूसरा रीज़न देता है कि भाई अगर अफगानिस्तान से सारी सेना हटा ली तो जो हमने 13-14 साल ये संघर्ष किया है, स्ट्रगल या वॉर लड़ी है, जो हमने युद्ध लड़ा है, फिर से तालिबान आ जाएगा, क्योंकि वहाँ तो मुजाहिदीन छुपे ही बैठे रहते हैं। फिर क्या होगा? ऐसे में अफगान सेना की मदद के लिए, कि अफगानिस्तान की जो लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और उनकी जो सोल्जर सैनिक है जो मुजाहिदीनों से या आतंकवादियों से लड़ रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए भी कोई चाहिए। ऐसे में उनकी हेल्प के लिए भी काफ़ी सैनिकों को वहाँ पर रोक दिया जाता है, पर इतने सैनिकों को विड्रॉल या वापस ले लिया जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक और बदलाव आ जाता है, अमेरिका की राजनीति में खासकर। उसका क्या असर होता है वो देखते हैं। तो 12th क्लास, 2016 में अमेरिका की पॉलिटिक्स में चेंज होता है और राष्ट्रपति बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम सब जानते हैं वो अभी भी अमेरिका के प्रेसिडेंट है और फिर से चुनाव आने वाले हैं। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो वो एक वादे या प्रॉमिस के ऊपर लड़ते हैं। अमेरिका की जनता को या यूएसए के जितने भी लोग हैं उनको ये एश्योरेंस देते हैं, वादा करते हैं, प्रॉमिस देते हैं कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो अफगानिस्तान
अफगानिस्तान से अमेरिका के सारे सोल्जर्स, सैनिकों को वापस लाया जाएगा। टोटल विड्रॉल, संपूर्ण वापसी की जाएगी। और आपको मैं एक बात बता दूं, यूएसए की जो सोसाइटी है, जो यूएसए का समाज है अमेरिका का, वो बहुत जागरूक है, बहुत अवेयर है। वो अपने सोल्जरों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर एक भी शहीद हो जाता है तो पूरे अमेरिका में विरोध उठता है। भारत की तरह नहीं है कि सोल्जर शहीद हो रहा है, यहाँ अपने ही लोग छीछालीतर उतारते रहते हैं कपड़े, ऐसा नहीं करते हुए। तो ये एक वहाँ बड़ा पेट्रोलिज्म, राष्ट्रवाद बड़े चरम सीमा पर रहता है अमेरिका की पूरे समाज में, सोसाइटी में। ऐसे में जब ये विड्रॉल का वादा करते हैं तो इनको कहीं ना कहीं तो कुछ करना ही था, और ये जीत भी जाते हैं, क्योंकि सारे चाहते हैं अमेरिका के लोग भी भाई कि उनके सोल्जर वहाँ क्यों मरे, वो भी अपने देश में आ जाए। ऐसे में आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो 12th क्लास जब ये वादे पे आए थे तो इन्हें कुछ करना था। तो कतर, जो मिडल ईस्ट एशिया में एक देश है, कतर की राजधानी दोहा में, दोहा उसकी कैपिटल है। बेसिकली कतर को मीडिएटर बनाया जाता है। कतर देश को मीडिएटर, मध्यस्थ क्या होता है, तो दोनों पक्षों की बातचीत कराएगा। तो यहाँ दो पक्ष कौन से होते हैं, अमेरिका और तालिबान की। तो कतर को अमेरिका और तालिबान के बीच बातचीत के लिए मीडिएटर या मध्यस्थ बनाया जाता है। और कतर की राजधानी दोहा में 2018 में समझौते की बातचीत शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। समझौता किस चीज़ में कि भाई अमेरिका और तालिबान आपस में समझौता करेंगे ताकि अमेरिका अपने सैनिक वापस ला सके और तालिबान अफगानिस्तान में दोबारा से कब्जा ना करे। इसके बीच क्या शर्तें होंगी दोनों पक्षों की, इसके लिए बातचीत, समझौता या एग्रीमेंट के लिए बातचीत स्टार्ट हो जाती है। और उसका क्या नतीजा निकलते हैं वो देखते हैं। तो 12th क्लास 18 साल के एक लंबे संघर्ष के बाद, 18 ईयर्स स्ट्रगल और 2 साल की बातचीत, जो 2 साल 18 से उनका 2018 से बातचीत शुरू हुई थी समझौते की, मतलब 2 ईयर्स लॉन्ग टॉक्स के बाद 18 साल और 2 साल ये सब मिलाने के बाद 2020 में एक समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं। किस किस के बीच में, अमेरिका और तालिबान के बीच। अब ये दोनों क्या कहते हैं, अमेरिका कहता है कि वो अपने सारे सैनिकों को, टोटल जितने भी उसके सोल्जर्स हैं उन सबको विड्रॉल करेगा। दूसरी तरफ तालिबान एश्योरेंस देता है कि वो अलकायदा के आतंकियों की सहायता या हेल्प नहीं करेगा। लेकिन तालिबान है क्या, खुद ही एक आतंकी संगठन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अलकायदा को सपोर्ट या समर्थन ना करे, क्योंकि अलकायदा ही तालिबान के अंदर मौजूद है। तो ऐसी कुछ बातों की वजह से ये समझौता हो तो जाता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बात बढ़ती है तो ये समझौता भी सिर्फ मतभेदों में उलझकर रह जाता है, इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट्स। लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट या लागू नहीं किया जा सका है, अभी तक नहीं किया जा सका है। 2020 चल रहा है, ना तो अमेरिका ने सारे सोल्जर्स लिए हैं और ना ही तालिबान वाला वो जो डिस्प्यूट है या मतभेद है वो समाप्त हुआ है। और वो क्यों नहीं हो पा रहा है ये मैं बता देता हूँ आगे। तो 12th क्लास फाइनली एग्रीमेंट तो हो जाता है, लेकिन एग्रीमेंट के भी दो पहलू, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक उसे करना लिखित में, रिटर्न में, और दूसरा उसको लागू करना, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। इसलिए इस समझौते को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। वो 2-3 प्रॉब्लम में से सबसे बड़ी बात कि अमेरिका के राष्ट्रपति ये समझौता जानबूझकर दिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि 2020 में फिर से इलेक्शन अमेरिका में, चुनाव है, और उनको अमेरिका की जनता को ये दिखाना है कि भाई उन्होंने तो समझौता किया है, लेकिन कुछ समस्याएं आ रही इसलिए नहीं ला रहे, लेकिन हम ले आएंगे। तो दिखाने के लिए समझौता तो करना पड़ेगा। तो मेन तो यही एक शो है कि भैया दिखाना है कि भैया चुनाव भी है, कि कुछ तो करना पड़ेगा कि आपने 4 साल पहले वादा किया था, अब तक विड्रॉल नहीं हुआ, तो भाई हमने समझौता किया लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, ले आएंगे। दूसरी चीज़, इतना आसान नहीं है अलकायदा को और तालिबान को अलग करना। आतंकी जो अलकायदा के हैं वो तालिबान में ही शामिल है, दे आर इन्वॉल्व्ड। आप अलग नहीं कर सकते तालिबान को और अलकायदा को आज की तारीख में, क्योंकि अब वो दोनों मिक्स ही हो चुका है। दूसरी तरफ और भी आतंकी संगठन है, जैसे कि आजकल बहुत बड़ा आता है ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। अब क्या करोगे? तो अगर ये वहां पहुंच गए तो अमेरिका के सोल्जर जाने के बाद फिर से अफगानिस्तान में कोई ना कोई दूसरे 2-3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, 2-3 आतंकी संगठन मिलकर फिर से कैप्चर कर लेंगे। और आसान है, क्योंकि वही माउंटेन हिल,
लड़ाई लड़े जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे में वो भी प्रवेश कर सकता है। अलकायदा तो वह है ही, 2-3 और मिल जाएंगे, फिर वो मिलकर कब्जा कर सकते हैं। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के अंदर एकदम से सेना हटाना बड़ा डिस्प्यूट वाला या मतभेद वाला काम है। इसीलिए ये समझौता सिर्फ कागजों में अभी प्रैक्टिकली या व्यावहारिक तौर पर लागू या इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। दूसरी बात, अभी भी अफ़गानिस्तान एक ऐसा प्लेस बन चुका है जहां आतंकवादी भी है, लोकतांत्रिक सरकार भी है, अमेरिका के सोल्जर भी हैं। तो वहाँ अभी भी आतंकी हमले, बम ब्लास्ट अर्थात टेररिस्ट अटैक और बम ब्लास्ट होते रहते हैं। मतलब लगातार वहाँ इंस्टेबिलिटी या अस्थिरता बनी रहती है। एक एस्पेक्ट आपको शायद ऑनलाइन किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, भारत और अफ़गान, इस अफ़गान संकट में किसी ने इंडिया की इंपॉर्टेंस को नहीं बताया। लेकिन इंडिया का अफ़गानिस्तान के क्या इंटरेस्ट है और इंडिया क्यों फंसा हुआ है इसमें, ये भी एक चीज़ है जो मैं आपको जाते जाते बता दूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ लेना। अभी बताता हूँ। तो 12th क्लास, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझनी भी है और बड़ा मज़ेदार भी है। भारत और अफ़गान, क्यों अफ़गानिस्तान भारत के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और भारत अफ़गानिस्तान के लिए क्या क्या कर रहा है। देखो, अफ़गानिस्तान मैंने पहले भी बताया था एक लैंडलॉक कंट्री, अर्थात कहीं भी समंदर या सी से हमारे पास कोई रास्ता या वे नहीं है उस तक पहुंचने का। तो अफ़गानिस्तान तक भारत का व्यापार है। व्यापार बेसिकली भारत भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या शांति वाली पीसफुल सरकार रहे। अब ऐसे में अफ़गानिस्तान में मैंने पहले बताया था खेती ज़्यादा नहीं होती, तो राशन, गेहूँ वगैरह, सब्ज़ी वगैरह भारत से जाते हैं। पहुँचाए कैसे? पहले हम पाकिस्तान के द्वारा पहुंचा देते थे, सड़क से हमारे ट्रक ले जाते थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते वैसे ही ख़राब हैं। और वैसे भी इसी एक चीज़ का फ़ायदा उठाकर कि भैया अफ़गानिस्तान तक कैसे जाएगा भारत, पाकिस्तान जब भी अटैक करता था तो हम उसके खिलाफ कड़े स्टेप नहीं ले पाते थे। लेकिन फिर भारत ने इसका एक विकल्प निकाला। अफ़गानिस्तान तक मदद पहुँचाने के लिए भारत ने करोड़ों रुपया, अपना बहुत करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च कर ईरान के चाबाहार बंदरगाह बनाया है। ईरान में क्या बनाया है? एक चाबार बंदरगाह, चाबार पोर्ट। बेसिकली ये समंदर का बंदरगाह है जहां भारत अपना सामान उतारेगा और ईरान के रास्ते से अफ़गानिस्तान ले जाएगा। और मैप पर आपको मैंने दिखाया था कि साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जो साइड है एशिया का जो लगता है वो अफ़गानिस्तान से ईरान का लगता है। तो इस माध्यम से भारत वहाँ चाबार पोर्ट के साथ साथ सड़क भी बना रहा है ईरान से अफ़गानिस्तान जाने के लिए, हाईवे भी बना रहा है ताकि हमें पाकिस्तान क्रॉस ना करना पड़े, हम डायरेक्ट ईरान के ज़रिए वहाँ से सामान पहुँचा दें अफ़गानिस्तान तक। दूसरी बात, चाबार बंदरगाह जो है ये इंडिया ने खुद पैसे खर्च के बनाया है। यही कारण है कि ईरान के साथ जब जब प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं, आपने देखा होगा बार बार लगाए, लेकिन उसने कभी भारत को नहीं रोका व्यापार करने को, क्योंकि अमेरिका को पता है कि यदि भारत को ईरान के से काटा गया तो ये जो चाबाहार बंदरगाह है इससे भी बातचीत बंद हो जाएगी। और अगर इससे बंद होती है तो अफ़गान में सारी सप्लाई जो इंडिया की जा रही है वो ख़त्म, लोकतांत्रिक सरकार गई तो मदद कैसे पहुँचेगी। यहाँ तक कि भारत ने अफ़गानिस्तान में अपने हेलीकॉप्टर्स, जिसे आप चॉपर्स बोलते हैं, वो भी पहुँचाए हैं, मदद भी पहुँचाता है, दवाइयाँ भी पहुँचाता है। वो इसीलिए पहुँचा रहा है भारत मदद कि किसी तरह अफ़गानिस्तान में लोकतांत्रिक और पीसफुल सरकार, शांति वाली, डेमोक्रेसी वाली बनी रहे। इसलिए चाबार पोर्ट वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ईरान वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और तो और अगर मान के चले चाबार बंदरगाह से बंद हो जाती है मदद, भारत अफ़गानिस्तान से एकदम कट जाता है, अलग हो जाता है, और बाई चांस अफ़गान में आतंकी आ जाते हैं, फिर से आतंकवादियों का कैप्चर या कंट्रोल या नियंत्रण हो जाता है, तो आतंकवाद की समस्या भारत के साथ कब से चली आ रही है आप सोचो, वो और बढ़ जाएगी। हम पहले ही लड़ रहे हैं और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इसीलिए भारत कभी नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में आतंकियों का कंट्रोल या नियंत्रण फिर से आए। इसलिए वो लगातार अमेरिका से बातचीत करता रहता है कि भाई आप वहाँ से सोल्जर भी नहीं हटाओ, और ईरान पे जो प्रतिबंध है वहाँ हमें छूट मिलनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस में हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, ताकि हम
ईरान के ज़रिए, वाया ईरान, थ्रू ईरान वी कैन सप्लाई द राशन, द एड्स, एक मदद, खाने की चीज़ें अफ़गानिस्तान तक पहुंचा सके। यह शायद पहलू ऑनलाइन किसी ने आपको नहीं बताया होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आए तो इन पॉइंट्स को बढ़िया से नोट्स बना कर रख लेना और लिख देना। मेरा दावा है कि आपके मार्क्स पूरे आएंगे। तो 12th क्लास मैंने आपको अफ़गान संकट पूरा करा दिया है। हालांकि इसमें थोड़ी एक वीडियो ज़्यादा हो गई, लेकिन कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए और अच्छा सारे सिलेबस का लाता रहूँगा, आपका पूरा सिलेबस कराऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।